छात्रों पिछली कक्षा में मैंने चैप्टर 2 के कुछ आइटम्स बताए थे। यानी जैसे चैप्टर का नाम था एटिकेट्स, उसमें जो कुछ आइटम्स थे उनके नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपने सीखा प्लीज या काइंडली, इसके बाद सीखा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट या मैनी मैनी थैंक्स टू यू, और इसके रिस्पॉन्स देने के लिए किस शब्द का प्रयोग है ये भी आपने सीखा। जैसे नो मेंशन या मेंशन नॉट या इट्स ऑल राइट या दैट्स ऑल राइट या वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम या यू आर वेलकम, और इज नॉट एट ऑल। इसके बाद आपने सीखा आई बेग योर पार्डन या पार्डन प्लीज। आज की कक्षा में जो आइटम्स बच गए हैं उन्हें मैं कंप्लीट करूंगा। तो आइए नंबर 6 में आप सीखिए आफ्टर यू। इसका शाब्दिक अर्थ है पहले आप। इसका व्यवहार कहां पे होगा तो जरा गौर से सुनेंगे। आप किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हो जो काफी संकरा हो, और जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो वो इतना संकरा रास्ता है कि उधर से भी एक व्यक्ति आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं। जब तक दोनों में से कोई रुकेगा नहीं, कोई हटेगा नहीं, तब तक दोनों में से कोई रास्ता पार कर नहीं सकता। तो वहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर यू। यानी कहने का मतलब पहले आप निकल जाइए और इसके बाद मैं चला जाऊंगा। यानी इसका प्रयोग प्रायः श्रेष्ठ जन या वरिष्ठ जन के बीच में होगा। यानी सीनियर के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि श्रेष्ठ जन है तो आप बोले आफ्टर यू, पहले आप चले जाइए तब मैं जाऊंगा। या उधर से जो व्यक्ति आ रहा है, आप श्रेष्ठ जन हैं तो उधर वाले व्यक्ति बोलेंगे आफ्टर यू, तो आप निकल जाइए तो वो जाएंगे। तो इस स्थिति में आफ्टर यू का प्रयोग होता है। चलिए नंबर 7 में आता है विद ग्रेट प्लीजर। या सर्टेनली या ऑफ कोर्स। इन तीनों के अपने अपने शाब्दिक अर्थ है। विद ग्रेट प्लीजर का मतलब होता है बड़ी खुशी से। सर्टेनली का मतलब निश्चित तौर पे, यानी निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स का मतलब बेशक। देखिए इसका इस्तेमाल आप कहां पे करेंगे, इसका यूज कहां पे करेंगे, आप जरा इस पे गौर करेंगे। यदि आप किसी कमरे में बैठे हों और बाहर से कोई व्यक्ति आया या कोई भी आया और वो अंदर आना चाहता है, या आप ही किसी के कमरे में अंदर दाखिल होना चाहते हैं या एंट्री लेना चाहते हैं या प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप धड़ाक से उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आप बाय फोर्स उसमें अंदर नहीं जा सकते। वहां आपको शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और आपको इन 3 में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी एक आइटम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यहां पर बोल सकते हैं विद ग्रेट सर्टेनली ऑफ। जैसे आप कमरे में हो और कोई एंट्री लेना चाहता है आपके कमरे में और वो बोल रहा है मे आई कम इन सर, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे उसके उत्तर में? क्या यदि आप उसे अंदर एंट्री देना चाहते हैं तो आप वहां पे किस आइटम का इस्तेमाल करेंगे? तो बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लीजर, बड़ी खुशी से अंदर आ जाइए, या सर्टेनली निश्चित रूप से अंदर आ जाइए, या ऑफ कोर्स बेशक आप अंदर आ जाइए। तो किसी को कमरे के अंदर या किसी ऐसी जगह में जहां पे कोई विशेष बात हो रही हो, कोई दाखिल होना चाहता है या उस स्थान पे वो एंट्री लेना चाहता है और आप उसे एंट्री देना चाहते हैं, तो इन 3 में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या तो विद ग्रेट प्लीजर, सर्टेनली या ऑफ कोर्स। इसका व्यवहार आपने देखा। अब नंबर 8 पर आइए। नंबर 8 पर आप देखेंगे कि अटेंशन प्लीज या
मे आई हैव का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है ये। आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज का, इसका शाब्दिक अर्थ है कृपया ध्यान दें। मुझे यकीन है कि आपने इस शब्द को कहीं सुना होगा या सुनते होंगे। आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और जब गाड़ी आने के अनाउंसमेंट होती रहती है तो वहाँ पे कंप्यूटर बोलता है, जो अनाउंसर है वो बोलते हैं अटेंशन प्लीज या पैसेंजर अटेंशन प्लीज या पैसेंजर मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यानी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपने सुना होगा, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। तो किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अटेंशन प्लीज या मे आई हैव योर। यदि कक्षा का संचालन जब होता है और शिक्षक प्रवेश करते हैं तो आप अगर शोरगुल कर रहे हैं तो वहाँ पे टीचर आके बोलते हैं कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यानी कृपया ध्यान देते, ऐसा इस्तेमाल करते हैं आप, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए। तो क्या इसे मैं मिटा दूं? भरसक आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब नंबर 9 पे मैं बताने जा रहा हूं, हाउ आर यू। याद रखेंगे, इंग्लिश कन्वर्सेशन में हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं ज्यादा इडियोमेटिक होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा, सुनने वाले के लिए ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। इसलिए आपका ये हाउ आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, ये संक्षिप्त रूप है। तो हाउ आर यू, इसका इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, इसे विशेष बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि क्या हाल समाचार है, ऐसे पूछते हैं हम, या आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। किसी से जब उनका हाल समाचार जानना होता है तो हम झट बोलते हैं हाउ आर यू। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में मैं लिख देता हूं इन रिस्पॉन्स, यानी जवाब में। तो जवाब में आप क्या देंगे, जवाब में आपको बोलना है वेरी फाइन, यानी बहुत अच्छा, या फाइन, थैंक यू। थैंक यू लगाना नहीं भूलेंगे, थैंक्स, या वेरी वेल, थैंक यू, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा इसके जवाब में। और आप यदि चाहते हैं कि किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपने जवाब दिया वेरी फाइन, थैंक्स, या थैंक यू वेरी मच, या वेरी वेल, थैंक यू बोलते हैं आप, तो वहां पे आप की भी इच्छा होती है कि मैं भी जरा उनका हाल समाचार जानूं, तो उनका हाल समाचार जानने के लिए आप हाउ आर यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप करेंगे तो नंबर 10 आइटम में मैं बता रहा हूं, वहां आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, यानी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ये पूछना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो भी जो बोलना हो बोलेंगे। यानी कि जब किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू और आपने भी जवाब दे दिया, फिर आपने भी उसका समाचार जानने की इच्छा जाहिर की, तो आपको हाउ आर यू नहीं बोलना होगा, आपको बोलना होगा व्हाट अबाउट यू। तो मुझे यकीन है कि ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। चलिए अब नंबर 11 में मैं बताने जा रहा हूं हाउ डू यू डू। नंबर 11 में है हाउ डू यू डू। आप कुछ गौर कर पा रहे हैं, बिल्कुल गौर कर रहे होंगे कि ये मैंने स्मॉल लेटर्स छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, इसको थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया है।
ये इतना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इतना इम्पोर्टेंट एटिकेट है ये, इसलिए मैंने बोल्ड किया और इसे जानना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में एक लाजवाब सेंटेंस है, लाजवाब आइटम है ये, और बहुत ही मायराकुलस आइटम है, चमत्कारिक आइटम है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जरा इस पे ध्यान दीजिए। यदि कोई आपका बहुत पुराना परिचित हो, यानी उससे आप ज्यादा मिले नहीं हो, यदा कदा मिले हो, और फिर कभी मुलाकात हुई हो, या किसी अजनबी से आप उसका हाल समाचार जानना चाहते हैं, जैसे हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं, तो वो तो सार्वजनिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, आप रोक लगा नहीं सकते। तो हो सकता है आपके बाजू में आके कोई अपरिचित बैठ गया हो और फिर बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। तो जब बातचीत का सिलसिला आरंभ हो गया हो तो हम एक दूसरे से पूछ बैठते हैं कि भाई आप कौन हैं, क्या है, कैसे हैं, जरा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बायोडाटा दीजिए, कौन है आप, नाम क्या है आपका। तो वहाँ पे जब उसका हाल समाचार जानना हो उस अपरिचित से, या कोई परिचित हो जो बहुत पुराना हो और बहुत दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई हो, तो वहाँ पे आप बोलेंगे हाउ डू यू डू, ना कि हाउ आर यू, ना कि व्हाट अबाउट यू, हाउ डू यू डू। जब किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू डू, तो यहाँ पर बड़ा एक चमत्कारिक मैटर है, इसका जवाब भी हाउ डू यू डू ही होता है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मैटर बन चुका है। हाउ डू यू डू के जवाब में, यानी इन रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे आप, हाउ डू यू डू ही बोलना पड़ेगा, हाउ डू यू डू। यानी किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू, हाउ आर यू पूछा था, तो आपने क्या जवाब दिया, वेरी फाइन थैंक्स या वेरी वेल थैंक यू, ऐसा बोला था आपने। लेकिन यहाँ उल्टी बात है, किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू डू, तो आपको भी बोलना पड़ेगा मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। तो उसकी अंग्रेजी होगी हाउ डू यू डू ही, न कि वेरी फाइन। तो किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू डू, तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ डू यू डू। अब भगवान जाने या खुदा जाने या गॉड जाने कि ऐसा क्यों अंग्रेजों ने बनाया, ये बात आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पे कि भाई हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू कैसे हो सकता है। लेकिन इस रिसर्च का रिजल्ट मुझे 0 निकला, और ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी है। लेकिन यदा कभी पड़ जाएगी तो फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे हाउ डू यू डू, इसका जवाब हाउ डू यू डू ही है। चलिए अब नंबर 12 आइटम में देखिए क्या है, 12 टर्म में देखिए सॉरी, बड़ा पॉपुलर वर्ड है ये, बात बात में इसका यूज होता है, या आई एम वेरी सॉरी, या कुछ भी। फिर इसके बाद एक और आता है आई हैव सॉरो, यानी इसका इस सारे का मतलब है कि मुझे दुख है। हिंदी में एक ही अर्थ है, इंग्लिश में अलग अलग है, मुझे दुख है। इसका इस्तेमाल आप कहां करेंगे, इस सॉरी का इस्तेमाल कहां करेंगे, जरा इसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूं। कभी कभी होता क्या है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो वहां काफी रश हुआ करती है, काफी भीड़ रहती है ट्रेन में, कभी कभी आपने देखा होगा। और स्वाभाविक है कि जब काफी भीड़ रहेगी कि एक दूसरे की बॉडी टच करेगी, और जब टच करेगी तो हो सकता है कि आपका पैर किसी दूसरे के पैर से कुचल जाए, आपका हाथ किसी दूसरे के हाथ पे जरा झटके से लग जाए। तो जब लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहेंगे, वहां आपको बोलना पड़ेगा सॉरी या सॉरी प्लीज। यानी ये जो बात हो गई है, ये जो मैटर हो चुका है, इसके लिए मुझे दुख है और मुझे आप क्षमा कर दें। तो वहां पे आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद प्रायः देखा जाता है कि छोटी मोटी भूलें हो जाया करती हैं, तो जब छोटी मोटी भूलें हो जाए तो वहां भी आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आप गिलास में पानी ले जा रहे हो और वो गिलास गिर पड़ा, और शीशे का अगर गिलास हो इत्तेफाक से और टूट गया हो, तो वहां भी आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाय की दुकान में चाय वाले का गिलास टूट गया,
शीशे का गिलास होता है, तो वहाँ पे आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी मोटी भूलों के लिए हमेशा आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके बदले में आई एम वेरी सॉरी या आई एम सॉरी या आई हैव सॉरो कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल आपने देखा। अब जब किसी ने आपको सॉरी बोला तो इसके उत्तर में आप क्या बोलेंगे कि जवाब में, तो इसके उत्तर में आपको बोलना पड़ेगा छात्रों डोंट वरी प्लीज। क्या बोलना पड़ेगा? डोंट वरी प्लीज, यानी चिंता नहीं करें। हाँ, चिंता नहीं करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपसे भूल हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किसी ने आपको सॉरी बोला तो वहां पे आप डोंट वरी प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मुझे यकीन है कि सॉरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उसका व्यवहार समझ में आ गया होगा कि कहां कहां आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए नंबर 13 में मैं आपको बताऊं, नंबर 13 में है रिग्रेट। इसका मतलब है मुझे खेद है, यानी गहरा दुख के लिए एक्सट्रीमली रिग्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। या इसके बदले में आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको आई रिग्रेट, मुझे खेद है। या इसके बदले में आप कह सकते हैं आई एक्सट्रीमली रिग्रेट, यानी मुझे अत्यधिक खेद है। अत्यधिक खेद है। कभी कभी आपने टेलीविजन पे देखा होगा, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है या कोई परफॉर्मेंस चल रहा होता है तो वहां पे अचानक अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ी के कारण वो प्रोग्राम रुक जाता है तो लिख दिया जाता है इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड फॉर इंटरप्शन। देखा होगा आपने, वो मैं लिख रहा हूं, क्या लिखता है वहां पे? इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड फॉर इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी रुकावट के लिए खेद है, ऐसा लिखता है। इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड का मतलब भी, तो इसका मतलब क्या होगा छात्रों? इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड फॉर इंटरप्शन, यानी रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। ऐसा आपने देखा होगा। प्राय टेलीविजन पे कोई ना कोई टेक्निकल एरर आया करता है, या कोई टेक्निकल डिमेरिट के कारण कोई प्रोग्राम अचानक रुक जाता है तो वहां पे ये लिख दिया जाता है इट इज एक्सट्रीमली रिग्रेटेड फॉर, दर्शकगण रुकावट के लिए, यानी ऑडियंस या लुकर्स ऑन लुकर्स रुकावट के लिए मुझे खेद है। तो ये आपने देखा। अब देखिए एक और टर्म आता है नंबर 14 में, क्या इसे मैं मिटा दूं? आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक नंबर 14 में आता है आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, ये भी बड़ा पॉपुलर वर्ड है। आई डोंट माइंड पॉपुलर वर्ड है ये, यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो छात्रों आई डोंट माइंड इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे? किसी ने आपसे पूछा कि कोई आपके बाजू में बैठना चाहता है या आके बैठ गया और बोला कि डू यू माइंड माई सिटिंग है, क्या मेरे बैठने से यहाँ आपको कोई आपत्ति है? जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, प्रश्न ए किया, यानी क्वेश्चन किया आपसे
कि डू यू माइंड माई सीटिंग हेयर, मेरे यहां बैठने से आपको कोई आपत्ति? तो आप इसके उत्तर में क्या डालेंगे, यानी आंसर में क्या डालेंगे? ये क्वेश्चन आंसर क्या देंगे आप? आई डोंट माइंड योर सीटिंग हेयर, आई डोंट माइंड एट ऑल, आपके यहां बैठने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या उसके बदले में आप कह सकते हैं नेवर माइंड एट ऑल, नेवर माइंड एट ऑल, यानी कोई नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, यानी कोई आपके सामने यदि आपत्ति जाहिर करता है और आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपके सामने कोई काम करना चाहता है और आपको वहां कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है आपके लिए, तो आप फौरन वहां बोल सकते हैं आई डोंट माइंड एट ऑल योर सीटिंग हेयर, आई डोंट माइंड एट ऑल योर स्मोकिंग हेयर, आई डोंट माइंड एट ऑल योर वर्किंग हेयर, या नेवर माइंड फॉर योर वर्किंग हेयर, कोई बात नहीं, आप कोई काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं है। तो नेवर माइंड का भी आप यूज कर सकते हैं या आई डोंट माइंड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए छात्रों, आज की पढ़ाई यहीं पे खत्म होती है। अब अगली कक्षा में हम चैप्टर 3 पे चलेंगे। चैप्टर 3 क्या है? एक्सक्लेमेशंस, यानी विस्मय सूचक अव्यय, ये भी जानना जरूरी है। तो वो मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा और उसे आप याद भी कर सकते हैं या उसके माइंड में भी रख सकते हैं। तो ये, और इसके बाद तब इंपेरेटिव से तब हम चलेंगे डायलॉग्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा और हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।